Concept Builder. Hello friends, a very happy morning to all of you. So today we have the important session on MCQ about the CNS. तो आज CNS का MCQ है, पार्ट 1 है ये, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या बोला। तो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व फाउंड इन ह्यूमन बॉडी में कितनी क्रेनियल नर्व्स होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन है। सो ऑप्शन इस प्रकार है हमारे कि 12 पेयर है, 22 पेयर है, 11 एंड 13 पेयर है। सबको पता है 12 पेयर होता है। एंड देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो अपने पास होती है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंस, देन फेसियल होती है, देन वेस्टिब्यूलो होती है, देन ग्लैसोफेरेंजियल, देन वेगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल, ठीक है ना। हाइपोग्लोसल टंग के लिए होती है, वेगस सबसे लंबी। एंड आपका वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर को एकाउस्टिक भी बोलते हैं, एकाउस्टिक, जस्ट सेकंड, एकाउस्टिक, ACOUSTIC, एकाउस्टिक नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। देन मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इन सीएनएस में जो कलेक्शन होता है सेल बॉडी का, न्यूरॉन्स के सेल बॉडी का जो कलेक्शन सीएनएस में प्रेजेंट होता है, साइड सीएनएस मींस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको ट्रैक्ट बोला जाता है, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड गैंग्लियन। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, ग्रे मैटर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ग्रे मैटर, ठीक है। ट्रैक्ट क्या होता है, ट्रैक्ट तो बोल सकते हो जो हमारा सेंसरी जो हमारे सेंसेशंस होते हैं उनको लेके जाता है, ठीक है, उसको ट्रैक्ट बोलते हैं। फिर मोटर से लेके आता है, सब ट्रैक्ट होता है। मेनली वो एक्सॉन का कलेक्शन होता है, बोल सकते हैं व्हाइट मैटर कहीं ना कहीं थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड गैंग्लियन कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सीएनएस अगर बोलता है तो गैंग्लियन होता है, मतलब गैंग्लियन इज प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, एंड सीएनएस में अपना क्या प्रेजेंट होगा, व्हाइट मैटर, सॉरी ग्रे मैटर। फंक्शनिंग पार्ट ऑफ ब्रेन भी होता है, सेरेब्रल होता है, मतलब सेरेबलम में प्रेजेंट होता है एंड सेरेब्रम में प्रेजेंट होता है, दोनों जगह होता है ग्रे मैटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द क्रेनियल नर्व 5, कौन सी है क्रेनियल नर्व 5 अपनी, तो ट्राइजेमाइनल होती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आंसर आपका बढ़िया से बैठा बिठाया रखा हुआ है, ट्राइजेमाइनल, ठीक है। फोर्थ में क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व एग्जिबिट इन्वॉल्वमेंट इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, तो ऑक्यूलोमोटर कौन कौन सा होता है उसमें, पैरासिम्पैथेटिक में कोलिनरी सिस्टम में हमारा 3, 7, 9 एंड 10 इतनी क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो 3 अपना ऑक्यूलोमोटर होता है, 7 अपना फेसियल होता है, 10 अपना 9 अपना ग्लोसोफेरेंजियल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हाइपोग्लोसल, सॉरी डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सपोर्टिंग सेल ऑफ सीएनएस। तो सीएनएस में 2 प्रकार की सेल्स होती है, 2 टाइप्स की, लेकिन सॉरी फर्स्ट वन इज न्यूरॉन एंड सेकंड वन इज न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। सपोर्टिंग सेल अपनी कौन सी होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सब छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, सीएनएस में ऐसे ही पूछता है, ज़्यादा बहुत टफ नहीं पूछता है आपसे, डीप लेवल जीपैट या नाइपर किसी भी एग्जाम में ले लो, इवन फार्मासिस्ट DIUI में भी बहुत ही नॉर्मल सुपरफिशियली रहते हैं फिजियोलॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, स्टोरेज ऑफ सीएसएफ का स्टोरेज पूछ रहा है कहाँ पे होता है, सीएनएस के किस पार्ट में होता है। तो थर्ड वेंट्रिकल, मिड ब्रेन, लेटरल वेंट्रिकल एंड स्पाइनल कॉर्ड, करेक्ट। तो आंसर है ऑप्शन क्या होगा अपना, स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो लेटरल, थर्ड एंड फोर्थ इनमें प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, नंबर ऑफ क्रेनियम बोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो क्रेनियम बोन पूछ रहा है, 6 कहीं से होगा नहीं, 22 पूरा स्कल होता है तब 22 होता है, 29 पूरा हेड होता है तब 29 होता है, 8 इज द करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर ऑफ क्रेनियम बोन पूछा है, ठीक है, 8 होगा। चलो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, ऑडिटरी फंक्शन हैव रोल ऑफ विच लोब, मतलब ऑडिटरी फंक्शन में किस लोब का रोल होता है। तो अपना जो टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, फ्रंटल, तो ऑक्सीपिटल का होता है अपना विजन के लिए, टेम्पोरल का होता है अपना ऑडिटरी के लिए, ठीक है, टेम्पोरल। और अगर पूछा जाए लोब, जैसे क्रेनियम बोन कितनी होती हैं, तो 8 होती हैं, जैसे बताया। तो पेराइटल एंड टेम्पोरल ये दोनों 2 होती हैं, ठीक है। बाकी सब फ्रंटल हो गई, स्फेनॉइड हो गई, इथेमॉइड हो गई, ये सब 1-1 होती हैं, ठीक है। 2 4 फ्रंटल, स्फेनॉइड एंड ऑक्सीपिटल भी 1 होती है, तो 4 ये हो गई, 2 6 2 8, ठीक है ना। कौन कौन सी, पेराइटल, टेम्पोरल 2 होती हैं, साथ में स्फेनॉइड, इथेमॉइड 1-1 होती हैं, ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल भी 1-1 होती है। पीटी साहब याद रखना, पीटी साहब अपना 2-2 देके चलते हैं, ठीक है, 2-2, ठीक है। चलो, तो ये जो वाला पार्ट होता है अपने टेम्पोरल में, अगर मंदिर में अपन जाते हैं तो कभी कभी ऐसे दोनों कान टच करते हैं ना, तो यहीं अबव द ईयर प्रेजेंट होती है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल बोन जो होती है क्रेनियम की। ये बहुत ही मतलब वीक पार्ट होता है ब्रेन का, पूरे सुचर्स होते हैं, क्योंकि देखोगे अगर ब्रेन तो स्कल से पूरा कवर रहता है, ठीक, कवरिंग रहती है स्कल की, बट यहाँ पे क्या होता है, सुचर्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू दिस हेलमेट होना बहुत ही नेसेसरी होता है, आप लगा के चलते हो, क्योंकि कभी भी आपका एक्सीडेंट वगैरह होता है तो यहाँ पे चोट आती है, तो मतलब हाई चांस ऑफ पॉसिबिलिटी रहती है, हाई चांस रहता है कि आपको हेमरेज वगैरह हो सकता है, इसलिए हेलमेट लगा के चलो, ठीक है। चलो देन क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, सेलेक्ट द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेशन वाले देख लेते हैं। एक्साइटेशन वाले अपने कितने होते हैं, 2 होते हैं मेनली, कौन कौन से, एंड
ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, ठीक है। और गाबा ग्लाइसिन क्या होते हैं? इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, सडन मसल कॉन्ट्रैक्शन और सडन जर्किंग ऑफ लिम्स इज नोन एज, कौन सा मतलब सीजर हो रहा है बेसिकली पूछ रहा है। तो अगर देखो यहाँ पे सडन जर्किंग ऑफ बॉडी, पूरा बॉडी हो जाता है तो यहाँ पे मायोक्लोनिक क्या बोल सकते हो, जो वो होता है आपका सॉरी जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक होता है, वो हो जाता है अगर सडन जर्किंग ऑफ अ होल बॉडी अगर हो। बट यहाँ पे सिर्फ लिम्ब लिखा है और सडन मसल कॉन्ट्रैक्शन है, दो चीज़ें। कोई अनकॉन्शियस कॉन्शियस कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है पर्टिकुलर। तो क्या होता है इसमें? मायोक्लोनिक सीजर होता है, ठीक है। एकाइनेटिक या एटोनिक सीजर में पूरी बॉडी ऐसे लंप हो जाती है टाइप की, मतलब कि कोई मतलब मूवमेंट वगैरह नहीं होता, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हिप्स एरिथमिया। हिप्स एरिथमिया और वी कैन से दैट इन्फेंटाइल स्पाज्म जो होता है, तो एसीटीएच ड्रग ऑफ चॉइस होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एल टाइप पूछा है। सो एल टाइप में क्या होगा? वेलप्रोट, डिल्टियाजिम, इथोसक्सीमाइड एंड बोथ ए एंड सी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टी टाइप अगर पूछता तो क्या होता है अपने पास? वेज बिरयानी होती है। वेज बिरयानी में क्या है? वेलप्रोएट, इथोसक्सीमाइड एंड जोनिसामाइड। वेज बिरयानी खाएंगे बैठ के, ठीक है, मियाँ जी के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 13, और मियाँ जी वेज बिरयानी तो खाते नहीं यार, कोई बात नहीं। एंड क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा देख लेते हैं। सेलेक्ट द विच वन एंटी एपिलेप्टिक कंटेन्स एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी किसमें होती है? सो वी हैव द कार्बोनाजेपिन, बारबिटूरेट, फेनेटोइन, बोथ ए एंड सी। बारबिटूरेट तो बढ़ा देता है, कोई मतलब ही नहीं पता। कार्बोनाजेपिन, फेनेटोइन, बोथ ए एंड सी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अगर लगाना है आपको हमसे, सबसे बढ़िया अगर तरीका क्या बेस्ट तरीका होता है कि आप सिलेक्शन बाय रिजेक्शन लेके चलें, क्योंकि अपने को हर चीज़ जीपैट में भी नहीं आएगी, कोई 500 में 500 करके नहीं आता है, समझ रहे हो ना चीज़। तो सिलेक्शन बाय रिजेक्शन लेके चलो, जो क्लियर हो रहा है उसको पहले काटो। अगर डायरेक्टली बन रहा है ठीक है, अगर जिस क्वेश्चन में 50-50 है तो मोस्टली क्वेश्चन में तुमको ऐसे ही मतलब उसको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंस सीजर इन केस ऑफ मोर देन 2 ईयर्स चिल्ड्रन। तो इसमें 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स पूछा है तो वेलप्रोइक एसिड, और अगर लेस देन 2 ईयर पूछा तो यहीं पे इथोसक्सीमाइड हो जाता है। एब्सेंस सीजर को अपन पेटिटमल सीजर भी कहते हैं, माइनर सीजर कहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं इसमें। पेशेंट इसमें मतलब कॉन्शियस ही रहता है, अनकॉन्शियस में नहीं जाता है, अनकॉन्शियस में नहीं जाता। साथ में इसका ईजी भी करते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी वगैरह, ठीक है, ब्रेन सिग्नल्स वगैरह ब्रेन में चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, विजुअल डिफेक्ट इज मेनली कॉल्ड बाय, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वीगाबैक्टीन। वी से आपका विजुअल डिफेक्ट है, वी से वीगाबैक्टीन, ठीक है। सो फर्दर मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16, हर्सिटिज्म इज एन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ डाइपाइडामोल, फिनास्टेराइड, फिनाटोइन, लेमोट्रिजिन। डाइपाइडामोल तो होगा नहीं, एंड आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स में डाइपाइडामोल क्या कॉज करता है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट नहीं, वो एक फिनोमिनन कॉज करता है, उसको क्या बोलते हैं आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एंड फेनाटोइन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड पीसीएम से याद रखो आप, फेनाटोइन, साइक्लोस्पोरिन एंड मिनॉक्सिडिल, 3 ड्रग होती है, फेनाटोइन, साइक्लोस्पोरिन एंड मिनॉक्सिडिल। ये तीनों क्या करती हैं? हर्सिटिज्म, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कॉज करती हैं, ठीक है। विच वन इज द इम्यूनोस्टिल्बिन डेरिवेटिव। इम्यूनोस्टिल्बिन डेरिवेटिव मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक का। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्स कार्बोनाजेपिन। इथोसक्सीमाइड नहीं होगा, ठीक है। ऑक्स कार्बोनाजेपिन है, कार्बोनाजेपिन इम्यूनोस्टिल्बिन डेरिवेटिव होती हैं, ठीक। बाद में अगर लाइक लेमोट्रिजिन हो गया आपका, फिनाइल ट्राइएथाइन डेरिवेटिव होता है, सक्सीनामाइड डेरिवेटिव होता है इथोसक्सीमाइड, टोपिरामाइड न्यूअर क्लास में आता है, और फिनाइल ट्राइएथाइन डेरिवेटिव होता है आपका वेलप्रोइक एसिड। एंड डिऑक्सी बारबिटूरेट में प्रीमिडोन डाल देना, फिनोबारबिटोन पता है, या बेंजोडाइजेपिन में क्या आता है? डीएलसीसी आता है, मीन्स डीएलसीसी मतलब वही कार्बोनाजेपिन, ये सारी जो ड्रग, सॉरी क्लोनाजेपाम और ये सारी जो ड्रग आती हैं ये उसमें चली जाती है, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, डायजेपाम, ये सारी एंटी कन्वर्जेंट में आती है बेंजोडाइजेपिन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्ट एज अ बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट? फ्लुनाइट्राजेपाम, नाइट्रेक्सोन एंड फ्लूराजोलिडोन, फ्लूमाजेनिल। फ्लूनाइट्राजेपाम क्या बोला जाता है इसको? कमर्शियली किस नेम से जानी जाती है फ्लूनाइट्राजेपाम? आप क्यों बैंड है इसके नेम में ही है वो रीजन, तो आप वो कमेंट करके बताओगे, ठीक है। 2 चीज़ हो गई आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, थोड़ा बिजी रहो आप भी, ठीक है। नाइट्रेक्सोन एंड ऑप्शन डी आपको करेक्ट होगा, फ्लूमाजेनिल, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इन फ्लूमाजेनिल, फ्लूनारिजिन, फ्लूनाइट्राजेपाम, ठीक है, अलग अलग चीजें सब। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ थायोपेंटोन ऑन सीएनएस इज क्विकली टर्मिनेटेड ड्यू टू द रिडिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक पे जब आप बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे इसको डीप में पढ़ोगे, इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है? सीधे ऑप्शन है आपको बीटा कार्बोलिन, बात खत्म।
ऑल ऑफ द इनवर्स एगोनिस्ट समझते हो ना, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, जनरल फार्मोलॉजी पढ़ के आए होंगे आप लोग। इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ, मुझे लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडाइज़ेपिन इज यूज्ड इन एल्डरली एंड दोज विद लिवर डिसीज, मतलब उसको अगर लीवर डिसीज है तो उसमें भी, या लीवर फेलियर, लीवर डिसीज कुछ भी हो सकता है, लीवर डिसीज में हेपेटाइटिस कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो अपन यूज़ कर सकते हैं। मेनली जो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं वो लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज नहीं होते हैं। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग में कौन कौन से आते हैं ट्रिक याद रखना। स्टोल, किसी ने मेरा दिल किया स्टोल। ठीक है, स्टोल से शॉर्ट एक्टिंग, सॉरी एस से शॉर्ट एक्टिंग हो जाएगा, टी लिखो, ओ लिखो, एल लिखो, ई लिखो। ठीक, ई से आपका इस्टाजोलाम हो जाएगा, इस्टाजोलाम। टी से आपका ट्रायाजोलाम हो जाएगा, एंड टी में से पाम हो जाएगा, ओ से ऑक्साजेपाम, एस से लोराजेपाम। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डायजेपाम। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन स्ट्राइकनिंग पॉइजनिंग, स्ट्राइकनिंग कहाँ से मिलता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। कन्वर्जन होगा ड्यू टू द एंटागोनिस्ट इफेक्टेड रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट इफेक्ट होता है जिससे कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन क्यों होगा, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि जो अपने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे कहीं ना कहीं इनहिबिट होंगे। तो इनहिबिटरी दो होते हैं क्या, गाबा एंड ग्लाइसिन। अब गाबा ग्लाइसिन में आपको चूज करते हैं कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमको ग्लाइसिन पढ़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए ग्लाइसिन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अल्जाइमर मेनली अफेक्ट द विच पार्ट ऑफ ब्रेन, वेसल गैंग्लिया, सब्सटेंसिया नाइग्रा, पुटामेन, लिम्बिक सिस्टम। मेनली इसमें अगर करेक्ट देखा जाए तो लिम्बिक सिस्टम में जो हिपोकैम्पस वाला पार्ट होता है वही मेनली होता है। आंसर को थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको आप रहने देना, वैसे लिम्बिक सिस्टम जहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, बाकी बेसल गैंग्लिया, सब्सटेंसिया नाइग्रा, पुटामेन सब पार्ट होते हैं बेसल गैंग्लिया के, बेसिकली पार्ट है, और ये मेनली अफेक्ट होते हैं इसमें आपके पार्किंसन में अफेक्ट होता है ये वाला पार्ट ब्रेन का। लिम्बिक सिस्टम, चलो लिम्बिक सिस्टम, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 इसका मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा आंसर। ठीक है, जो भी होगा। हिपोकैम्पस आप नोट कर लो, हिपोकैम्पस तो मेनली होता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इनहेंस द बायोबिलिटी ऑफ लिवोडोपा इन पेशेंट विद पार्किंसन डिसीज। अब बायोबिलिटी कौन डिक्रीज करेगा, जो लिवोडोपा को कोई जो एंजाइम लिवोडोपा का मेटाबॉलिज्म कर रहा होगा उसी को इनहिबिट कर दो, आपका बायोबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा। एमेंटाडिन से कोई रोल ही नहीं, रोपिनी रोल से, इंटैकापोन सीओएमटी कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटैकापोन। ठीक है, इंटैकापोन दोनों जगह काम करता है आपका। ठीक है ना, और टोलकापोन जो होता है वो सिर्फ ब्रेन में काम करता है। और ठीक ठीक ठीक, चलो। Which of the following adverse effect of levodopa is not minimized even after combining with carbidopa? कार्बिडोपा के साथ कंबाइन करने के बाद जो पेरीफेरी में उसके साइड इफेक्ट आते हैं, लाइक आपका पोस्चरल हाइपोटेंशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, अरिथमिया हो गई, ये तो मास्क हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। बट दो इफेक्ट होते हैं जो मिनिमाइज नहीं होते, एक होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट, एक होता है बिहेवियरल चेंज। ठीक है, बिहेवियरल चेंज एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट, ये दोनों नहीं होते, तो यहाँ पे इनवॉलंटरी मूवमेंट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ ऑन ऑफ इफेक्ट भी होता है, स्विचिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको। एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर टेक प्लेस विच इन विच न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज, तो आपको कहीं नहीं जाना, आपको चलना अपने विल्सन के पास। विल्सन ट्रीटमेंट क्या होगा, डिपेनिसिलामाइन, जिंक एंड ट्रायंटिन। ठीक है, 3 ट्रीटमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द नेचुरली एर्गो डेरिवेटिव एंटी पार्किंसन ड्रग। नेचुरली दो ही ड्रग होती हैं, एक रोपिनिडोल होता है, साथ में सॉरी एक परगोलाइड होता है, ब्रोमोक्रिप्टिन होता है, बाकी जितनी भी आएंगी वो सारी नॉन अर्गो डेरिवेटिव होती हैं। तो इसमें अपना परगोलाइड करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। और नॉन अर्गोट की अगर बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या होता है, रोपिनिडोल, रोटिगोटिन, प्रेमिपेक्सोल, ये सब क्या होती है, नॉन अर्गोट होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड नॉट बी गिवन अलॉन्ग विथ लिवोडोपा, माओ बी इनहिबिटर है, बेंसेराजिड, कार्बिडोपा, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या रीजन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज वर्क एज अ कोफैक्टर फॉर विच एंजाइम, डोपा डिकार्बोक्सिलेज। और डोपा डिकार्बोक्सिलेज का क्या वर्क होता है, डोपामिन का ब्रेक डाउन करना है, लिवोडोपा का ब्रेक डाउन करना है, इसीलिए इसको नहीं दोगे। अगर इसको दोगे तो उसका मेटाबॉलिज्म या ब्रेक डाउन जल्दी हो जाएगा, सॉरी उसका ब्रेक डाउन जल्दी हो जाएगा, इसकी वजह से जो आपको पर्टिकुलर इफेक्ट चाहिए उस ड्रग से वो आपको मतलब नहीं अचीव हो पाएगा, मिल नहीं पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ड्रग इज नॉट यूज इन अल्जाइमर डिसीज। सो बेटा अल्जाइमर डिसीज में क्या नहीं यूज होता, वेलनेक्ट्रिन यूज होता है आपका, एल कार्निटीन, रोटिकोटिन, गैलेंटामिन। तो रोटिकोटिन तो यूज नहीं होगा क्योंकि ये पार्किंसन में यूज होता है, डोपामिन अगोनिस्ट होता है, नॉन अर्गोट डेरिवेटिव। ठीक है, एल कार्निटीन यूज होगा, वॉलनेक्ट्रिन भी यूज होता है, एंड गैलेंटामिन भी यूज होता है। ड्रग ऑफ चॉइस अगर वैसे पूछा जाए अल्जाइमर में बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, तो आप ऐसे याद रखना। ठीक है, ये आपका गैलेंटामिन हो जाएगा, ये
डोमेपेजोल, ठीक है, ये तो दोनों याद ही रखनी है। और ये आपका रिवास्टिगमिन मीन्स डॉक्टर गोगा, क्या याद रखोगे, डॉक्टर गोगा, सेकंड, डॉक्टर गोगा, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन, गेरेंटामिन, ये तीनों तो मतलब फेवरेट है। बाकी टेक्रीन भी होती है और रिवास्टिगमिन वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक। मीमेंटीन होती है एक ड्रग करके, वेल निक्लिन वैसे एनएमडी एंटागोनिस्ट होती है, याद रखना। द ड्रग फाउंड टू बी बेनिफिशियल इन एम्योट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस और एएलएस बोल सकते हो। राइलिजोल एनएमडी एंटागोनिस्ट सबको पता है, राइलिजोल ऑप्शन नंबर सी, एनएमडी एंटागोनिस्ट कहीं जाने की जरूरत नहीं, बाकी इसी का रोल ही नहीं है एनएमडी एंटागोनिस्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद कार्बोनोजेपिन, कार्बोनोजेपिन से सारे एसोसिएट करते हैं एक्सेप्ट टेरेटोजेनिसिटी। जितनी भी एंटी ये वाली ड्रग्स होती हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, आप शायद जो प्रेगनेंसी में अपन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग यूएसएफडीए के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसमें कहीं शायद सी या डी क्लासिफिकेशन में आती हैं, मतलब तो सारी टेरेटोजेनिसिटी कॉज करती हैं, थोड़ा लेमोट्रिजिन थोड़ा कम कॉज करती है, बाकी न्यूरोटॉक्सिसिटी, डिजीनेस वगैरह और सारी चीज़ें, टैक्सिया वगैरह कॉज करती है, हाइपर सेंसिटिविटी भी कॉज करती है। एंड ये जो लिखा है डिक्रीज इन एडीएच भी नहीं होता है, इसका उल्टा होता है, इंक्रीज इन एडीएच फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। साथ में एल्डरली, मतलब अगर पेशेंट एल्डर है फिर धीरे धीरे होता है तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया साथ कॉज करती है, हाइपोनेट्रीमिया क्लियर नहीं, देख लेना एक बार, ठीक। इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन लीवोडोपा इज कंबाइंड विद कार्बिडोपा मेनली टू डिक्रीज द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, इतना गलत तो हो नहीं सकता, टू डिक्रीज द सेंट्रल, ये भी नहीं हो सकता, टू डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ लीवोडोपा, टू इंक्रीज क्रॉसिंग ऑफ लीवोडोपा थ्रू ट्रिपल बी, ये वाला डी जो है तो करेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, एडवर्स इफेक्ट ऑफ फेनेटोइन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, लिम्फेडेनोपैथी भी होता है, टैक्सिया भी होता है, हाइपरकैलेसीमिया भी होता है, हार्सिटिज्म भी होता है, सॉरी हाइपरकैलेसीमिया नहीं होता, सी होगा, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 34, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइसिमाइलिन निरोल्जिया, कहीं नहीं जाना, कार्बेंडाजिपिन मारो, चलो कार्बेंडाजिपिन, वेलप्रोल, थोड़ा दोनों को देख लेना, अगर दोनों है तो कार्बेंडाजिपिन के साथ जाना, अगर नहीं है तो फिर वेलप्रोल एसिड के साथ भी जा सकते हो। रेनल स्टोन आर सीन एज कॉम्प्लिकेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग ड्रग्स, क्या बोल रहा है, रेनल स्टोन किस ड्रग्स से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बेसिकली दो ड्रग्स कॉज करती हैं, एक अपनी टोपीरामेट एक करती है अपना जोनिसामाइड, ये दोनों ड्रग रेनल स्टोन कॉज करती है, यहाँ पे अपने जोनिसामाइड दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, लीवोडोपा इंड्यूस्ड वॉमिटिंग इज ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीएमेटिक, कौन सी एंटीएमेटिक लीवोडोपा यूजिंग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में अपन यूज करते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, डोम्पेरिडोन D2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। और ये वाली जो ड्रग है आपकी ऑन्डनसेंटोन, आपको पता है कि कीमोथेरेपी इंड्यूस में होती है, साथ में अगर एप्रोपिटेंट की बात करो तो अगर डिलेड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है तो डिलेड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है तो वहाँ पे आपकी NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एप्रोपिटेंट ऑप्शन, मतलब जो डी में है वो यूज होती है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंट्रोल कन्वल्जन इन इक्लैम्सिया, इक्लैम्सिया मतलब जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, फिर उस प्री इक्लैम्सिया होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन प्री इक्लैम्सिया होता है, आफ्टर दैट 34 या 35 वीक ऑफ जेस्टेशन देयर इज आल्सो कन्वर्जन प्रेजेंट हो जाता है, सीधा आने लगते हैं पेशेंट को जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है, तो वहाँ पे हम MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करते हैं। इसका अगर फार्मूला ऐसे पूछेगा तो पूरा फार्मूला याद रखना है, MgSO4.7H2O, ठीक है, ये मैनेजमेंट है इसका। और प्री क्लैम्सिया के लिए आप लेबेटालोल वगैरह यूज़ कर सकते हो, हाइड्राजिन, लेबेटालोल, ये सारी ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, तो लोराजेपाम क्लियर है आपका, लोराजेपाम स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए होता है, एंड डाइजेपाम शायद फेब्राइल सीजर के लिए होता है, बस ये सारी चीज़। फेनेटोइन के थोड़ा एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। तो पता है सबको कि मलाइका सिरावत हॉट है, तो अपनी ट्रिक भी ऐसी है, हॉट मलाइका। H से हार्सिटिज्म बता दिया आपको, ऑस्टियोमैलेसिया होगा O से, बोन डिसऑर्डर, T से टेरेटोजेनिसिटी, ये भी बता दिया आपको, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एंटीफोलिएट भी बोल सकते हो, अगर एंटीफोलिएट आ गया तो टिक करके आ जाना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो। अटैक्सिया या नाइस्टिग्मस, ये जो नाइस्टिग्मस में जो ये आई बॉल होते हैं ना, चारों साइड ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं अजीब तरीके से, ऐसे ऐसे घुमाएगा तो वो नाइस्टिग्मस होता है अटैक्सिया। लिम्फेडेनोपैथी हो गई, इंसुलिन के लेवल को डिक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया भी कॉज करेगा। मलाइका जैसे विटामिन के की डिफिशियंसी होती है, एंड ए से एरिथमिया कॉज करता है, ठीक है। थोड़ा लिथियम का देख लो, लिथियम के तो नाम ही है, लिथियम मेनली मैनिया में यूज होता है, ल्यूकोसाइट को इंक्रीज करता है, WBC को इंक्रीज करता है, ल्यूकोसाइट को इंक्रीज करता है, ट्रेमर कॉज करता है T से,
एच से हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करता है, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, ठीक है। आई एम, मदर, एम से मदर हो जाएगा आपका, आई से एंड यू से हो जाएगा इंक्रीज यूरिन, मीन्स कहीं ना कहीं डायबिटीज इंसिपिडस कॉज करता है। बट ये इंसिपिडस जो होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। दो टाइप का होता है, न्यूरोजेनिक, नेफ्रोजेनिक। तो ये जो होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से, और ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछता है कि लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस में क्या यूज़ करते हैं, तो अमाइलोराइड जो होता है अपना ड्रग डायबिटिक्स का, पोटेशियम स्पाइक डायबिटिक्स में पढ़ते हो ना अमाइलोराइड, वो वाली ड्रग अपन यूज़ करते हैं अमाइलोराइड, ठीक है। और आप प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करते हैं, कंजेनाइटल एनोमैली मतलब डिफेक्ट कॉज कर सकता है, ठीक है। दो तक देखना तो देख लो। तो अगर प्रोफाइलेक्सिक डोज देना है तो 0.25 to 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड 0.8 to 1.2 और 5, 0.8 to 1.2 और 5 ये आपका एक्यूट मेंटेनेंस होता है। एक्यूट जो एक्यूट मेनिया जो होती है उसके मेंटेनेंस में होता है। 1.2 और 1.5 से अगर ज़्यादा डोज ऑफ लिथियम की दोगे तो टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। 0.5 to 8 आपका क्या हो गया, जो प्रोफाइलेक्सिस होता है उसके लिए होता है। 0.8 to 1.2 का के लिए होता है, वो होता है आपके एक्यूट मेंटेनेंस ऑफ मेनिया के लिए होता है। एंड देन अगर 1.5 या 1.2 से आप ज़्यादा डोज देते हो, 1.5 बेसिकली, तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ठीक है।